कि कल और आएंगे नगमों की खिलती कलियां चुनने वाले, हमसे बेहतर कहने वाले, तुमसे बेहतर सुनने वाले। कि दलित पिछड़ा एक समान, हिंदू हो या मुसलमान। जब जनता जागरूक होती है ना, तो नेता भी जनता के साथ खड़ा होता है। कल्पना करिए कि कोई तलवार बांटने के दौर में बिहार में कलम बांटे, नौकरी बांटे। बांटने वाले दौर में जाति जनगणना बिहार से हो, देश को एक रास्ता दिखाए, और जो नौकरी बांटे, जाति जनगणना कराए, सामाजिक न्याय की आवाज बुलंद करे और चुनाव हार जाए, बताइए अगली बार फिर वो बात कर पाएगा? मुश्किल है। इसलिए नेता ये देखता है कि हमारा समाज अभी कितना तैयार है। हमारे उत्तर प्रदेश में भी एक समय परिस्थितियां अलग थी, और आज तमाम लोगों के बुलडोजर के सामने समाजवादियों का पीडीए एक चुनौती बनकर के खड़ा हो गया है। इसका मतलब समाज पीडीए के साथ खड़ा है, तो नेता आज पीडीए की बात कर रहा है और चुनाव में अयोध्या हरा रहा है। इससे बड़ा और सबूत आप क्या लेंगे? इस वाक्य को फिर से समझिए। 1990 में, आज का विषय है संगोष्ठी का, बाबा साहब भीमराव के भारतीय समाज के परिवर्तन में बाबा साहब का योगदान, और यह कार्यक्रम कौन कर रहा है? ओबीसी महासभा। बदल रहा है समाज साहब, क्योंकि एक जमाने में पहले कोशिश की गई कि डॉक्टर अंबेडकर को मिटा दिया जाए, किताबों में न हो, पाठशालाओं में न हो, उन पे चर्चा न हो। फिर डॉक्टर अंबेडकर को जब मिटा नहीं पाए तो सोचा दलितों के नेता बना दिया जाए। हम लोग भी बचपन में शायद यही तालीम पाए। डॉक्टर अंबेडकर कौन? तो दलितों के नेता होंगे। आरक्षण किसको दिया? दलितों को दिया। लेकिन कलम और किताब, सामाजिक आंदोलन कैसे समाज को धीरे धीरे बदलता है। आज ओबीसी महासभा बाबा साहब भीमराव अंबेडकर की तस्वीर को बीपी मंडल की तस्वीर के सामने यहां लगाए हुए। आप लोग इस तस्वीर को देखने दीजिए, थोड़ा पीछे हुई। ये एकजुटता वो एकजुटता है जो वाकई बहुजन और 90% एकजुटता की बात करता है। इसके लिए भी मैं बधाई देता हूं। ओबीसी समाज के लोग केवल कांवड़ नहीं ढो रहे, वो अपने वैचारिक आंदोलन को भी अपने कंधों पर लेकर के आगे बढ़ने का काम कर रहे हैं। हां, अभी कांवड़ वालों को बढ़ाया जा रहा है। हमारे उत्तर प्रदेश में कांवड़ धोने जाइए, हेलीकॉप्टर से फूलों की बारिश करवाई जाएगी, और 69,000 शिक्षक भर्ती घोटाला हो जाए, शिक्षक बनने का हक मांगने जाइए तो लाठियों को बरसाया जाएगा आपके ऊपर। इस फर्क को ही हमें समझना होगा कि पाखंड और अंधविश्वास में कैसे नई पीढ़ी को डाला जा रहा है। और इसलिए इस आयोजन को मैं कामयाब आयोजन मानता हूं कि आज बाबा साहब भीमराव अंबेडकर केवल दलित समाज के नेता नहीं, आइडिया ऑफ इंडिया के नेता हैं, मानवता के नेता हैं, और इस देश के एससी, एसटी, ओबीसी और पसमानदा समाज से लेकर के महिलाओं तक को बराबरी और न्याय का भारत देकर के इंसान को इंसान के बराबर करने वाले नायक और मसीहा के रूप में हम सबके बीच में खड़े हैं। और ये बात कुछ लोगों को नागवार गुजरती है कि पिछड़ों के साथ दलित कैसे साथ में आ गए। झगड़ा लगाओ कि दलितों के ऊपर सबसे ज्यादा अन्याय कौन करता है? ओबीसी। झगड़ा लगाओ कि ओबीसी में कौन जाति है जिसने सारा हक लूट लिया। झगड़ा लगाओ कि कैसे घर के भीतर ही भाई को भाई से लड़ा दिया जाए। मैं औरंगाबाद आया और मंच पर बैठा, मैं पहली बार आया हूं, और मुझे पीछे से एक सज्जन क्या बोलते हैं कि ये वो औरंगाबाद है साहब जब मंडल आंदोलन चल रहा था, मंडल की लड़ाई लड़ी जा रही थी, तो शायद 4 कुशवाहा समाज के लोगों ने कुर्बानी दी, उन्होंने शहादत दी मंडल आंदोलन को लागू करके आगे बढ़ाने में। उस कुशवाहा समाज के लोगों को मैं आज याद करना चाहता हूं जिन्होंने
मंडल कमीशन के आंदोलन को खड़ा किया। और हम जैसे लोग बड़े शान से कहते हैं, इस देश में अगर बाबा साहब अंबेडकर का संविधान और मंडल कमीशन न होता तो हम आजमगढ़ के किसी गांव में गाय भैंस चरा रहे होते, आज यहां आपके सामने खड़े होकर आंख में आंख डालकर बात नहीं करते। हमारे तन पर ये जो कपड़े हैं, ये लिबास है, हमें हमारे हाथ में कलम और किताब आई, हमारी आंखों में आत्मविश्वास आया, और इतना आत्मविश्वास आया कि वक्त के तानाशाहों को भी हम चुनौती देकर के कहना चाहते हैं कि जुल्म के साये में लब खोलेगा कौन, और हम भी चुप रहे तो फिर बोलेगा कौन। और इसीलिए मैंने प्रोफेसर की डायरी लिखी। एक नौकरी से निकाला गया। पटना में सम्मेलन था, आदरणीय अली अनवर साहब बैठे हैं, आदरणीय उदय जी बैठे हुए हैं, और उदय जी ने एक बात उस सम्मेलन में कही कि मैं उन लोगों को शुक्रिया अदा करता हूं जिन्होंने डॉक्टर लक्ष्मण यादव को नौकरी से निकाला। मैं बताऊं सर, उसके बाद वो सब खुश हुए कि चलो लगता है किसी महान काम के लिए निकाला है। कल तक वो बड़े अफसोस में थे। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं देश के उन तमाम लोगों को जिनसे मैं शायद अभी तक मिला भी नहीं हूं, लेकिन गलत को गलत कहने के लिए उन्होंने मेरे समर्थन में पूरे देश में हजारों जगहों पर आंदोलन किए और यह बात कही कि जो आरएसएस की शाखा में नहीं जाएगा, क्या वो अब इस देश में प्रोफेसर भी नहीं बन पाएगा। और मैं शुक्रिया अदा करता हूं कि मेरा समाज मेरे साथ खड़ा है। और आज जो ये सम्मान आपका है, ये एक व्यक्ति का सम्मान नहीं है, वो उस विचारधारा का सम्मान है जो हमें हिम्मत और दिशा दोनों देता है कि हम डर के नौकरी के लिए लड़ते तो बीपी मंडल, बाबा साहब अंबेडकर, महात्मा फूले, डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, भगत सिंह, इनमें से कोई नौकरी नहीं करता था। और तमाम लोगों को नौकरी कैसे मिले उस रास्ते को बनाने का काम किया। इसलिए हम उस विचारधारा को आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं। इसलिए एक नौकरी क्या बात, इसलिए मैं आपके बीच में केवल एक गुजारिश करने आया। गुजारिश क्या है कि जब आप औरंगाबाद के उस इतिहास को पढ़ेंगे, और खासकर नौजवानों, जितने नौजवान यहां आए उनसे मैं ये सवाल पूछना चाहता हूं कि औरंगाबाद में मंडल कमीशन के समर्थन में अगर कुशवाहा समाज के लोगों ने अपनी कुर्बानी दी, इस पूरे बिहार में कभी कोई बस्तियां जला देता था तो कभी कोई खटिया पर बैठने नहीं देता था, कभी कोई जाति के नाम पर गालियां बना करके अपमानित करता था, तो कोई ये कहता था कि इनको ये मुख्यमंत्री भी बन गए तो शूद्र मुख्यमंत्री बनेगा तो गंगा में आग नहीं लगेगी तो और क्या होगा। मुख्यमंत्री बनने के बाद अपमान इसी बिहार में एमए बीए पास करेंगे और करपुरिया को बांस करेंगे। मुझे अफसोस के साथ ये बोलना पड़ रहा है क्योंकि आज कुछ लोग आरएसएस की शाखा वाले उन्हें भारत रत्न देकर के वोट लेना चाहते हैं। हम उनसे सवाल पूछना चाहते हैं कि कर्पूरी ठाकुर के खिलाफ इतनी अपमानजनक गाली देने वाले लोग कौन थे? क्या वो मुसलमान थे? क्या राम नरेश यादव उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री थे और बिहार में कर्पूरी ठाकुर जी मुख्यमंत्री थे। राम नरेश वापस जाओ, वापस जाके भैंस चराओ, देश कौन चलाएगा? ये सवाल आज भी लोग पूछना चाहते हैं और हम भी आपके साथ यहां मगध की धरती से पूछना चाहते हैं। दिल्ली से चमड़ा भेजा संदेश, बार बनावे कर्पूरी और भैंस चरावा राम नरेश। ये किसने अपमान किया था उन जातियों का? हमारे पूर्वांचल में तो गाली देते थे, अहिर गडरिया कुर्मी चोर, धर सारे का टंगरी तोर। भोजपुरी समझते हैं ना? ये किसी मुसलमान ने गाली बनाई क्या? खटिया पर बैठने से। हालांकि जाति जब आती है तो दोनों जगह आती है। और अली अनवर साहब को मैं कहूंगा कि आप कभी विस्तार से सुनिए, उनकी किताब है मसावात की जंग, उसे पढ़िएगा, आपको पता चलेगा कि जाति कितनी बड़ी बीमारी है कि दुनिया को बराबरी का पाठ पढ़ाने वाला इस्लाम जब भारत आया तो जातियों को
रोक न पाया। और आज पसमानदा उसी समाज के लोग हैं जैसे हमारे यहां भी कमेरा लोग। तो एक वैचारिक मंच पर क्या बात होनी चाहिए, बहुत लंबे इतिहास की बजाय एक सवाल पूछा जाना चाहिए कि जिन लोगों ने लड़ाई लड़ी उनका अपमान किया गया, उनको गालियां दी गई, फिर भी कोई रुका नहीं कारवां। लेकिन आज उस स्वर्णिम अतीत को मैं याद करूं यहां खड़े होकर 6 घंटे के आपके कार्यक्रम में, या आज ये बताने की कोशिश करूं कि आज हमारे सामने क्या मुश्किल है। आज मुश्किल इस बात की नहीं है कि ऊपर जितने लोगों की तस्वीर लगी है, बिरसा मुंडा से लेकर के जगदेव बाबू तक, कितना दूर है जगदेव बाबू का शहादत स्थल। और क्या बोला था इसी त्रिवेणी संघ के बिहार के लोगों ने, जब अर्जक संघ त्रिवेणी संघ आगे बढ़ा तो इतिहास पिछले 100 साल का देखिए क्या है। जिसमें समता की चाह नहीं वह बढ़िया इंसान नहीं, समता बना समाज नहीं बिन समाज जनराज नहीं, ऊंची जात की क्या पहचान गिटपिट बोले करे न काम, और नीचे छोटी जात की क्या पहचान करे काम और सहे अपमान। क्या नारा इसी समाज में लगाया गया था, सन सोपा ने बांधी गांठ पिछड़ा पावे 100 में 60। उस नारे को आगे बढ़ाया इसी समाज के, इसी बिहार के लोगों और नौजवानों। मैं आपको अपना इतिहास रूबरू कराना चाहता हूं कि 100 में 90 शोषित हैं, शोषितों ने ललकारा है, धन धरती और राजपाट में 90 भाग हमारा है, 10 का शासन 90 पर नहीं चलेगा। उस नारे को आगे बढ़ाने के लिए समाजवादियों का, अंबेडकरवादियों का, वामपंथियों का आंदोलन आगे बढ़ा। जो जमीन को जोते बोए वो जमीन का मालिक होए, मिटे गरीबी और अमीरी, मिटे चाकरी और मजबूरी, 100 से कम न 1000 से ज्यादा, समाजवाद का यही तकाजा। रोटी कपड़ा सस्ती हो, दवा पढ़ाई मुफ्ती हो। और वो नारा लगते लगते कहां पहुंचा था, सबको शिक्षा सबको काम वरना होगी नींद हराम। सबको शिक्षा दे न सके जो वो सरकार निकम्मी है, और जो सरकार निकम्मी है वो सरकार। और आज कौन सी सरकार है कि अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना होगा। और कौन उनका साथ दे रहा है, जिन्होंने समाजवाद के पाठशाला में पढ़ाई की थी, जॉर्ज फर्नांडिस के साथ समाजवाद की पाठ पढ़े थे और समाजवादी आंदोलन के बड़े नेता रहे हैं। मैं फिर भी बिहार वालों को एक शुक्रिया देता हूं कि आपके यहां कोई योगी मुख्यमंत्री नहीं है, वरना रोज बुलडोजर चलता। कम से कम आप उससे बचे हुए हैं। आइए उत्तर प्रदेश में देखिए कि जहालत की स्थिति क्या है। हमारे पत्रकार साथी अनिल जी आए हुए हैं बिहार, वो लखनऊ में रह के पत्रकारिता करते हैं, और जिस धारा में कोई बहुत बड़ी धारा नहीं है उसमें भी जेल जाना पड़ा। आज चुनौती नौजवानों ये है, जगदेव बाबू तो अपने हिस्से की लड़ाई लड़के चले गए, महामना राम स्वरूप वर्मा अपने हिस्से की लड़ाई लड़के चले गए, कर्पूरी ठाकुर को जो करना था, मुख्यमंत्री बना तो शिक्षा मुफ्त की, आरक्षण लागू किया, देश के कमेरा लोगों को आत्मविश्वास दिया और अपनी भूमिका निभाकर चले गए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर अपना परिवार कुर्बान किया, विचारधारा की लड़ाई लड़ी और लड़कर चले गए, चेतावनी देकर गए कि बड़ी मुश्किल से यह कारवां यहां तक लाया हूं, इसे आगे ले जाना, और आगे न ले जा पाओ तो वहीं छोड़ देना, पीछे मत जाने देना। बताओ औरंगाबाद के लोगों, आज के सेमिनार की मूल चिंता क्या नहीं होनी चाहिए कि क्या हमारी आंखों के सामने ये हजारों साल के संघर्षों का काफिला हजारों साल पीछे नहीं ले जाया जा रहा। चिंता यहां होनी चाहिए। हमने भी बहुत किताबें पढ़ी हैं, घंटों हम भाषण दे सकते हैं कि इन महापुरुषों ने कैसे लड़ाई लड़ी, लेकिन आज के महापुरुष कहां बैठे हुए हैं, दंगाइयों के साथ खड़े और दंगाइयों को पहचान नहीं रहे। इसी उत्तर प्रदेश और बिहार में मंडल के समय एक विश्वनाथ प्रताप सिंह जैसे नेता हुए जो ओबीसी भी नहीं थे, बहुजन भी नहीं थे। वो सब कहते हैं कि हम जातिवादी हैं,
डॉक्टर राम मनोहर लोहिया क्या पीडीए थे? नहीं थे। राहुल सांकृत्यायन क्या दलित पिछड़े थे? क्या विश्वनाथ प्रताप सिंह, अर्जुन सिंह ये कोई ओबीसी थे? लेकिन आज भी ओबीसी समाज का एक भी जागरूक व्यक्ति है वो विश्वनाथ प्रताप सिंह को अपना वैचारिक साथी और इस देश को बदलने की क्रांतिकारी काम करने वाला, मंडल लागू करने वाले नेता के रूप में याद करता है। और जिनकी जाति बिरादरी के थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, उन्होंने जिस दिन विश्वनाथ प्रताप सिंह का निधन हुआ उस दिन भी उन्हें मां बहन की गालियां दी थी। राजा नहीं फकीर है, देश की तकदीर है। जब भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़े विश्वनाथ प्रताप सिंह तो फकीर थे, 10 लाख का सूट वाला फकीर नहीं, 2.5 लाख का चश्मा वाला फकीर नहीं, 12 करोड़ की गाड़ी और 8,000 करोड़ के हवाई जहाज पे उड़ने वाला फकीर नहीं। फकीर कह रहा हूं तो समझ पा रहे हैं ना मैं किसकी बात कर रहा हूं? समझदार को विश्वनाथ प्रताप सिंह की एक भी डिग्री भी फर्जी नहीं थी, सारी डिग्री ओरिजिनल थी, 35 साल भीख भी नहीं मांगे थे। लेकिन जब संयुक्त मोर्चा की सरकार 1989 का चुनाव लड़ रही थी तो उसके घोषणा पत्र में था कि मंडल लागू करेंगे, और जब मंडल लागू किया तो मंडल के विरोध में कमंडल का रथ लेकर के वो लोग इस देश की सड़क पर दंगा करने निकले जो ओबीसी को उसके हिस्से का हक और अधिकार नहीं दिलाना चाहते। और आज देश की संसद में खड़े होकर कहते हैं कि मैं ओबीसी मां का बेटा हूं, तभी प्रधानमंत्री बना हूं, मुझे ओबीसी समाज के लोगों वोट दो। कुल्हाड़ी में लगी लकड़ियों को दिखाकर जंगल को कहा जाता है कि जंगल की लकड़ियों कुल्हाड़ी का साथ दो, देखो कुल्हाड़ी में लगी लकड़ी भी तुम्हारी जाति की तो है। लेकिन एक बात याद रखना, अगर ओबीसी समाज के लोग जाति देखकर नायक चुनेंगे तो जाति देखकर विचारधारा की लड़ाई कभी नहीं लड़ी जा सकती। विश्वनाथ प्रताप सिंह हमारे वैचारिक नायक हैं, लेकिन आज की तारीख में झूठा ओबीसी बनकर के कोई प्रधानमंत्री भी रहे और 10 साल की सरकार में उसके जुबान से एक बार भी मंडल कमीशन का नाम नहीं आए, ओबीसी को 52% आरक्षण देने का नाम नहीं आए और 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण बिना आंदोलन के, बिना किसी मांग के तुरंत लागू कर दिया जाए, ऐसे ओबीसी को भी हम अपना नायक और अपना साथी नहीं मानते। हम विचारधारा के लोगों को अपना नायक और अपना साथी मानने की बात करते हैं और आपसे भी एक गुजारिश करने आए। मंडल के विरोध में कमंडल का रथ लेने के लिए चलने वाले संचालक थे और जब प्रधानमंत्री बना हुआ तो ओबीसी बन गए। बच के रहना अरे भाई, पहले हम लोग क्या पढ़ाया जाता था, बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, लेकिन चिड़ियों तुम फंसना मत। फिर क्या हुआ पता है, चिड़िया भी वो सब गाना गाने लगे कि बहेलिया आएगा, जाल फैलाएगा, दाना डालेगा, चिड़ियों तुम दाने में फंसना नहीं, जाल में फंसना नहीं। और ये गाना गाते गाते लालच में, कुर्सी की लालच में या नौकरी के लालच में उसी जाल में जाकर के सारी चिड़िया फंसती चली गई और बहेलिया का काम आसान कर दिया। बताइए इशारा समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? या एक बार पलटी मार के बताऊं? समझ रहे हैं ना कि आपको विचारधारा का कोई मतलब नहीं रहा। किसी को कुर्सी प्यारी, किसी को नौकरी प्यारी, किसी को संगठन प्यारा, किसी को पद प्यारा, और विचारधारा खत्म। तो विचारधारा की बात अगर खत्म हो जाएगी तो 90% हैं कहां? आप अस्पताल में लाइन लगाए हुए हैं कि दवाई के बिना हमारे घर के बच्चों का बीमारी ठीक ना हो जाए। अस्पताल में सबसे ज्यादा भीड़ किसकी है? वहां 90% हम हैं। बेरोजगारों की भीड़ में 90% हम हैं। पाखंड और अंधविश्वासियों की भीड़ में 90% हम हैं। दंगाइयों की भीड़ में 90% हमारे लोग हैं। और उनके लोग 10% आबादी पता नहीं है भी कि नहीं, 90% प्रोफेसर हैं, 90% जज हैं, 90% वकील हैं, 90% ब्यूरोक्रेसी में है, मीडिया में है और देश को लूट करके देश को विदेश में भाग जाने वालों में। और हम 90% कहां हैं? ये कुछ सवाल मैं आपके सामने छोड़कर जा रहा हूं कि कमंडल और मंडल की लड़ाई में अगर आप अपना दुश्मन नहीं पहचान पाए तो कभी कोई कमंडल की रथ पर हनुमान बना तो आज वो ओबीसी बन के वोट मांग लेता है। और आजकल बिहार में तो नए नए हनुमान भी आ गए। आज बिहार कहां खड़ा है? मैं बिहार की इस मिट्टी को सलाम केवल इसलिए नहीं करता
कि इसने वैचारिकी में हमें हिम्मत दी, बुद्ध से लेकर के जगदेव बाबू तक, कर्पूरी ठाकुर से लेकर के तमाम लोगों के संघर्षों, त्रिवेणी संघ के संघर्ष को, बिहार को आज भी हम याद करते हैं तो महागठबंधन सरकार की जाति जनगणना करा के जिसकी जितनी संख्या भारी थी उसको उतना हिस्सेदारी दिलाने का काम करने के नाते हम बिहार के उन तमाम लोगों को सलाम करना चाहते हैं। और पहचानिए कि वो आरक्षण बढ़ाने का फैसला लेने वाले कौन लोग थे। और जैसे ही आरक्षण बढ़ाया गया, कोर्ट में चला गया, कोर्ट से रुक गया, गृह मंत्री बिहार में आए तो कहे कि जब जाति जनगणना का फैसला हुआ तो हम गठबंधन की सरकार में थे, इसलिए जाति जनगणना कराने की क्रेडिट किसको है? हमको है। तो जब बिहार से उड़ के जाते हैं दिल्ली तो बिचवा में यूपी भी तो पड़ता है, वहां तो फुल मेजॉरिटी की सरकार है, वहां जाति जनगणना क्यों नहीं करा देते? महाराष्ट्र में अब तक उनकी सरकार थी, जाति जनगणना क्यों नहीं कराया? मध्य प्रदेश में तो कि यादव को मुख्यमंत्री बना दिया है, आज तक उस यादव से किसी ने पूछा कि उत्तर प्रदेश पर क्यों नहीं बोले कि अगर एक ही अपराध में दो व्यक्ति हैं और एक का नाम विपिन सिंह है तो वो सरेंडर करेगा और एक का नाम मंगेश यादव है तो इनकाउंटर में गोली मार दिया जाएगा। ये खुला आपके सामने न्याय का परिदृश्य दिखा हुआ है और फिर भी सब जातियों में बटे हुए लोग, इसलिए बहरूपियों को पहचानना जरूरी है। मैं बिहार को इसलिए सलाम करने आया हूं कि 75% आरक्षण बढ़ाकर आपने दिशा दिखाई थी, लेकिन ओबीसी क्या उस लड़ाई को आगे लड़ पाया? क्या आज इस देश में जाति जनगणना की कोई आंदोलन खड़ा है क्या? और अगर जाति जनगणना का कोई आंदोलन खड़ा नहीं है तो आप अपने जीवन का इतना कीमती समय देकर 6 घंटे से यहां बैठे हैं, मैं तो आपको सलाम कर रहा हूं साहब। आपने अपना कीमती समय इस कार्यक्रम के लिए दिया है, इतना आयोजन करने में मेहनत लगी होगी, एक एक व्यक्ति को जुटाने में मेहनत लगी होगी, लेकिन इस आयोजन के बाद क्या होगा ये मैं आपके लिए सवाल छोड़कर अपनी बात खत्म करूंगा। क्या इस आयोजन का मकसद केवल यह है कि 4, 6, 10 लोगों को अच्छा अच्छा भाषण दिला करके उनको विदा कर दिया जाए? फूल माला पहनना किसको अच्छा नहीं लगता, लेकिन मेरी चिंता यह है कि अगर आज हम लड़ाई नहीं लड़े, जाति जनगणना पर हम कोई आंदोलन खड़ा नहीं कर पाए, मंडल आंदोलन की बातों को अपने घर घर नहीं पहुंचा पाए, पिछड़े और अति पिछड़े समाज के अंतर विरोध को हम बैठ के नहीं सुलझा पाए, तो फिर यह लड़ाई आगे कैसे लड़ी जाएगी? कल तक तो ओबीसी में ही बंटवारा था, आजकल तो शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब में भी बंटवारा हो रहा है। घर के भीतर दुश्मन पैदा कर दो। मैं बिहार को इसलिए भी शुक्रिया अदा करता हूं कि बिहार ने बताया कि जिनकी आबादी 14% है, जिनको बदनाम किया गया कि ओबीसी की सारी मलाई इन्होंने खा ली, उनको नौकरी 1.5% के आसपास भी नहीं मिली, और जिनकी आबादी 2%, 3%, उनकी नौकरी कितने परसेंट? ये जो गैर बराबरी है, इसके बिना डॉक्टर अंबेडकर के नाम का नारा लगाने से अंबेडकर के सपनों का भारत नहीं बनने वाला। जिस कारवां को लड़कर अंबेडकर छोड़ गए, फूले छोड़ के गए, जगदेव बाबू शहीद हो गए, आज जगदेव बाबू वाले वोट कहां देते हैं मेजॉरिटी में? जरा ये भी सवाल पूछिए भाई। मैं आपसे कड़वा बात भी कहने आया हूं, दवाई कई बार मीठी नहीं होती है, मीठा खाने से शुगर हो जाता है। यहां हम इतिहास गवाही करने नहीं आए, हम सवाल पूछने आए हैं कि जगदेव बाबू की विरासत आज कहां खड़ी है, कर्पूरी ठाकुर की विरासत कहां खड़ी है? कोई आया और आपको झूठ बोला कि ओबीसी का सारा हक इन्होंने खा लिया और आपका वोट लेके चला गया और कह रहा है अररिया में रहना है तो हिंदू बन के रहना है, और यह बात भी किसी बहुजन से कहलवा रहा है। हमें पता चला यह बात कि जो ये बात बोल रहा है दंगे की, वो भी कोई बहुजन है, बहराइच उत्तर प्रदेश में है, और पता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर एफआईआर किया है कि उनके नेताओं ने दंगा बढ़ाने का काम किया है। और आज तक आपको समझ में नहीं आया कि हिंदू मुसलमान के लड़ाने वाले कौन लोग हैं? इस देश में जब दाढ़ी और टोपी देख करके मुसलमान की लिंचिंग हुई तो एससी एसटी ओबीसी के लोग खड़े क्यों नहीं हुए? ये वही बिहार है जब सांप्रदायिकता का रथ समस्तीपुर तक आया था तो कोई चट्टान बन करके खड़ा हो गया था कि हमारे लिए जितना एक आम आदमी की जान की कीमत है उतना ही एक प्रधानमंत्री की जान की कीमत है। हम अपने देश में प्रदेश में दंगा नहीं होने देंगे।
अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मंदिर में पूजा करने कौन जाएगा? अगर इंसान ही नहीं रहेगा तो मस्जिद में इबादत देने कौन जाएगा? और आज उसी प्रदेश में दंगा भड़काने की बात, मुसलमानों के ऊपर केवल खतरा बना के पेश कर दो। हमारे यहां का मुख्यमंत्री बोलता है बंटेंगे तो कटेंगे, प्रधानमंत्री इस देश का बोलता है कि बंटेंगे तो बांटने वाले महफिल सजाएंगे। और बटा हुआ कौन है? ये 90% कमेरा यही बटा हुआ है, इसलिए 10% लुटेरा का राज इस देश पर चल रहा है। ये कड़वी बात आपको स्वीकार करनी होगी। और बांटने का टूल कुछ भी हो सकता है, लेकिन जोड़ने की जिम्मेदारी हमारी थी। और मैं कह रहा हूं, उत्तर प्रदेश के पीडीए ने, समाजवादियों के आंदोलन ने पीडीए में जब पिछड़े, दलित और अल्पसंख्यक वहां नारा लगाए जिसको पसमानदा अली अनवर साहब कहते हैं, और मैं इनसे सहमत होता हूं, सबको सबके हिस्से की भागीदारी दे करके, अगर यूपी में सबकी भागीदारी दे करके सबसे बड़े सांप्रदायिक रथ को रोका जा सकता है, तो बिहार जो समाजवाद की जमीन है, लोकतंत्र की जमीन है, वहां आने वाले कुछ दिनों में फैसला होना है कि कुछ दिनों बाद ये बिहार कौन सी ताकतों के हाथ में होगा। इसलिए बहुत लंबे भाषण का कोई मतलब नहीं है, मैं यही बात खत्म करके जाना चाहता हूं। आज इस देश के सामने सबसे बड़ी चुनौती क्या है? हमारा बिखराव। हम बटे हैं क्योंकि हमको दुश्मन हमारे घर में पैदा कर दिया गया। और इसलिए जिनकी ज्यादा संख्या है, अगर किसी यादव कम्युनिटी की ज्यादा संख्या है, तो यादव जी लोगों को एक जिम्मेदारी निभाने की जरूरत है। 2 कदम पीछे आइए, अपने साथी पिछड़े, अति पिछड़े दलित समाज के लोगों को हाथ में हाथ डाल करके पकड़िए और अपने भाई को कंधे पर बिठाइए और उन्हें आगे करके आगे बढ़कर एकजुटता की मिसाल कायम करिए। मुझे लगता है अपने आप एकजुटता के सामने बन जाएगी। पसमानदा आंदोलन का एक नारा लगाते थे अली अनवर साहब के लोग कि जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी जिम्मेदारी। जिम्मेदारी हम कहां निभा रहे हैं? जिम्मेदारी निभाना सीखना होगा साहब। और इसलिए कि हमारे बच्चों का भविष्य खतरे में है, शिक्षा बर्बाद कर दी गई है। प्रोफेसर की डायरी बाहर रखी हुई है, मेरी लिखी किताब है, इसलिए नहीं कह रहा हूं कि जाते समय खरीद कर ले जाइएगा, लेकिन इसलिए जरूर कहना चाहता हूं कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय का एक नौजवान आपके बिहार के खगड़िया से निकलकर, किसान कामगार कमेरा आवाम से निकलकर कोई जयंत जिज्ञासु बनकर के जेएनयू में समाजवादियों का झंडा बुलंद करता है और आरजेडी की लालटेन लेकर खड़ा होता है, तो उसके बाद यह समझ में आती है कि कलम की ताकत क्या होती है। कोई जयंत जिज्ञासु बनता है, कोई ज्ञान प्रकाश बनता है, कोई रिंकू जी और कोई सतीश जी बनता है। और आज वही कलम बेच दी गई है उन्हीं अंबानी और अडानी के हाथों। बताइए औरंगाबाद के कितने सरकारी स्कूल आज ठीक दशा में है? और बिहार की एक समस्या पर मैं बार बार जिक्र जरूर करूंगा, प्रोफेसर की डायरी पढ़िएगा, उसमें भी है। दुनिया में, भारत में 3 साल का बीए बाकी जगह होता है, यहां 5 साल 6 साल लग जाता है। शिक्षा व्यवस्था चौपट हो गई, स्कूल कॉलेज बर्बाद हो गए, और दुकान किसकी चल गई? पाखंड और अंधविश्वास की। पाखंड पर बोल गए सतीश जी, उदय जी बोल गए, मैं ज्यादा नहीं बोलूंगा, लेकिन इतना जरूर चाहता हूं कि सामाजिक न्याय एक विचार का नाम है। तथागत बुद्ध जिस धरती पर ज्ञान प्राप्त किए, तो बुद्ध के विचार में प्रज्ञा थी, शील और करुणा थी, बुद्धि थी। और आज बुद्ध का नाम वो बहरूपे भी ले रहे हैं जो बुद्ध के विचारों के खिलाफ युद्ध छिड़े हुए। डॉक्टर अंबेडकर की तस्वीरों पर माला वो भी पहना रहे हैं जो सारा काम सामाजिक न्याय के खिलाफ कर रहे हैं। बताओ दुश्मन पहचान में आएगा कैसे? वो लिबास हमारी जाति का पहनकर आता है, वो लिबास हमारे परिवार का पहनकर आता है, और वोट लेकर जाता है और नोट लेकर जाता है। जो कौम, जो समाज वोट और नोट सही जगह देना नहीं जानती, उसकी आने वाली पीढ़ियां गुलाम पैदा होंगी। मेरे इस वाक्य को याद कर लीजिए। आपका वोट लेकर के आपके खिलाफ काम किया जा रहा है, और आपका नोट कैसे लिया जा रहा है? पाखंड और अंधविश्वास को, कुछ बहरूपियों को आपके गांव गांव छोड़ दिया गया है, उजा रहा है सब और कथा सुना रहा है। गोबर लीप कर खाने से बीमारी दूर होती है। बुद्ध की धरती से मैं कहना चाहता हूं
इस देश को गोबर खाने वालों का देश हम नहीं बनने देंगे, हलवा खाने वालों का देश बनाना है। और जिसको गोबर खाना है वो अपना गोबर खाए। हम चाहते हैं कि गोबर गाय का बच्चा भी नहीं खाता और इंसान के बच्चों को गोबर खिला दिया। बताओ रे भाई, कैसा देश बन गया? क्या ये बुद्ध के सपनों का देश है? क्या ये अंबेडकर के सपनों का देश है? गोबर खिला दो। आजकल पाखंड और अंधविश्वास पर्ची बना के बाबाओं से चल रही है। टीवी पर बैठ गया एगो, हमारे यहाँ एगो बाबा है सर, वहां एगो आदमी गया और कहा पेट में पथरी है। बाबा आंख बंद किया, हवा में कैंची चलाई, एक मंत्र पढ़ा और उसके बाद कहा बेटा देखो पथरी, तो कहा गायब, बाबा की जय हो। और बाबा वहां से नोट लेकर के अपना दुकान चलाएगा। अरे भैया, अगर तुम हवा में पथरी का ऑपरेशन करने की कला जानते हो तो बिहार के जितने सरकारी अस्पतालों में लोग बीमारी से मर रहे हैं, एक एक बाबा हर जगह बैठा दो, गरीबों के घर में कोई बीमारी से मर न जाए और उसका इलाज अच्छे से हो जाए। इसलिए इस पाखंड और अंधविश्वास से बचना हमारी जिम्मेदारी है। आप भी यहां आए होंगे तो भाई 4 लोग बैठे हैं तो यहां जोर से जय भीम बोलने की क्या जरूरत है? हमारा एक दोस्त था सर, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में जब हम पढ़ते थे तो वो बड़ा धार्मिक आदमी था। जब हम लोग साइकिल से पढ़ने निकलते तो जितने मंदिर मिलते थे सब जगह ऐसे ऐसे जोर जोर से जल्दी जल्दी, कोई देवता नाराज ना होने तो परीक्षा में 2 नंबर कम आ जाएगा। एक जगह जल्दी से ऐसे किया, हमने देखा, अरे हमने कहा वो तो ट्रांसफार्मर है। कहा अरे कोई बात नहीं, उसमें भी वही है। जब हमने कहा कि सब में वही है तो झगड़ा किस बात का है? हमारा पुरखा कबीर कह गया कि कस्तूरी कुंडल बसे, मृग ढूंढे बनमाए, और ऐसे घट घट राम है दुनिया देखे नाय। और धर्म के नाम पर लड़ाने वाले सांप्रदायिकता की आग में इस देश को झोंकना चाहते हैं। हमारे पुरखे ने लिखा कि मुझको कहां ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, ना मैं मंदिर, ना मैं मस्जिद, ना काबे कैलाश में, ना मैं जप में, ना मैं तप में, ना मैं व्रत उपवास में, खोजी हो तो तुरंत मिली हो पल भर की तलाश में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूं विश्वास में। और मंदिर और मस्जिद के नाम पर हमारे लोगों को लड़ाया जाए। इसलिए बहुत लंबा वक्त न लेकर के मैं केवल आपसे गुजारिश करने आया हूं औरंगाबाद के लोगों, अगर आज हम नहीं जागे आने वाली पीढ़ियां गुलाम पैदा होंगी। मेरे इस वाक्य को नोट कर लीजिएगा। अगर आज हम एकजुट नहीं हुए, अपने वैचारिक शत्रु को नहीं पहचाने, तो हमारे बंटवारे का फायदा कोई ले जाएगा और हम केवल ये दोष मढ़ते रह जाएंगे कि ओबीसी का हक खा गया था ये, दलितों का हक खा गया ये, पसमानदा का हक खा गया ये। और असली में जो हक खा रहा होगा, ऑक्सफैम की रिपोर्ट बताती है कि इस देश के 100 अरबपतियों में दलित अरबपति 1% भी नहीं है। 2-4 गो अपवाद है, आदिवासी एक भी नहीं है, और 1.5-2% ओबीसी है अरबपति। देश की संपत्ति किसके पास है? देश में जमीन का मालिकाना हक किसके पास है? और ऐसे समाज में हम लोग केवल इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि बर्बादी कितनी हो जाएगी तब हम जागेंगे, एकजुट होंगे। बिहार में जब इमरजेंसी का दौर आया तो जन आंदोलन खड़े हुए थे। सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम भी बागी हैं। बागियों की जमीन बिहार आज एक ऐसे ऐतिहासिक मोड़ पर खड़ी है कि अगर अब चूके तो मुझे लगता है कि 90 के पहले वाला बिहार अगर न बन जाए तो कहिएगा कि मैं गलत बोल रहा हूं, क्योंकि यही बात मेरे उत्तर प्रदेश में भी लागू है। हमारा आप अलग नहीं है, हमारा रिश्ता एक है। हमारे उत्तर प्रदेश में जाकर देखिए, खुलेआम इनकाउंटर, खुलेआम मुकदमा, खुलेआम बुलडोजर चल रहा है और नौकरी कोई नहीं, और केवल नफरत की बात वहां पर बैठकर की जा रही है। बिहार के लोगों अगर 25 में आप संभाल ले गए तो 27 में यूपी भी संभल गया। और अगर जिस दिन उत्तर प्रदेश और बिहार समाजवादियों और अंबेडकरवादियों के वैचारिक लोगों के हाथ में आ गया, पूरे देश को वाकई कभी सोने की चिड़िया हो या न रहा हो, आने वाले दिनों में इसे सोने की चिड़िया बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। लेकिन यह भी याद रखना, अगर उत्तर प्रदेश और बिहार को दंगाइयों से हम बचा नहीं पाए तो आने वाली पीढ़ियों के दगाबाज हम होंगे। इस बात को भी याद रखिएगा। और जाते जाते केवल आपसे निवेदन कर रहा हूं, क्योंकि बहुत वक्त हो गया है, यह कारवां बहुत लंबा है। एक भाषण से, एक कार्यक्रम से, एक आयोजन से कुछ नहीं होने वाला। याद रखिएगा, घर घर क्रांति की लौ जगानी पड़ेगी।
शिक्षा की लौ जगानी पड़ेगी, चेतना की लौ जगानी पड़ेगी, पाखंड और अंधविश्वास से अपने पीढ़ियों को बचाना पड़ेगा और वैचारिक दुश्मन पहचानना पड़ेगा। लिबास पहनकर वो आते हैं और वो लिबास हमारे आपके बच्चों के भविष्य को बर्बाद करने वाला लिबास होता है। इसलिए कर्पूरी ठाकुर जी जब जाते थे तो नारा लगाते थे, उठ जाग मुसाफिर भोर भई, अब रैन कहां जो सोवत है, जो सोवत है वो खोवत है, जो जागत है सो पावत है। जिसके लोग अपने हक और अधिकार के लिए सजग न हो। मानवर कांशीराम के समय एक नारा लगता था, जिंदा लोग मिशन को रुकने नहीं देते और मुर्दा लोग कोई मिशन कभी चला नहीं सकते। आज इम्तिहान की घड़ी है। इम्तिहान की घड़ी इसलिए नहीं है कि लक्ष्मण यादव को नौकरी से निकाल दिया तो उसने किताब लिखी है, पढ़िएगा। वो तो बता रहा है कि आपकी शिक्षा व्यवस्था बेच दी गई है, कलम और किताब गिरवी रख दी गई, फर्जी डिग्री भी अब आपको नहीं मिलेगी, पढ़ाई महंगी हो गई है। और उन सबों का नेता सब कहता है गुरुकुल में अपने बच्चों को भेजिए। सुना आपने, एक दिन कहा गुरुकुल में भेजिए, और वो नेता बोलता है जिसका अपना बेटा विदेश में पढ़ाई करता है और आपके बच्चों को कह रहा है कि यहां रहना है अररिया में तो आपको हिंदू बन के रहना होगा। तो मैं सवाल पूछना चाहता हूं, इस देश के दलित पिछड़े हिंदू नहीं है क्या? उन्हें जाति के नाम पर अपमानित क्यों किया जाता है? इसलिए जाते जाते केवल ये गुजारिश, 3 काम करिएगा। पहला, नई पीढ़ी के बच्चों को अपने इतिहास से रूबरू कराइएगा, वरना ये वीरेंद्र जी और ओबीसी महासभा के लोगों की इतनी बड़ी मीटिंग, आपका इतने घंटे यहां पर अपना जरूरी काम छोड़कर बैठना, मंच पर इतने बड़े बड़े सम्मानित लोगों का आना, और ये सारा व्यर्थ हो जाएगा। केवल भाषण सुनने से परिवर्तन नहीं आएगा। इसलिए पहला काम करिए, पाखंड और अंधविश्वास की दुकानदारी बंद करके भूखे रहिए, प्यासे रहिए, 1 रुपया कम खाने पर खर्च करिए, 1 कपड़ा कम पहनिए, 1 पेंट अपने दीवार पर मत कराइए, चलेगा। और अंधविश्वास में 1 भी रुपया खर्च न करके ये सारा पैसा बचाकर आने वाली पीढ़ियों को कलम और किताब दीजिए, उन्हें शिक्षा दीजिए। शिक्षा से ही क्रांति आएगी और शिक्षा से ही जागरूकता आएगी। इसलिए पहला काम, कुछ भी खतरे में नहीं है, खतरे में आपका विवेक और शिक्षा खतरे में है, बाबा साहब का संविधान खतरे में है। दूसरा निवेदन, जातियों में बांट करके कोई राज कर रहा है, लेकिन जातियों में बंटने की बजाय जमात में तब्दील होकर के, बहुजन बन करके, सामाजिक न्याय के विचार को एक करके, अपने वैचारिक पुरखों को, इतिहास को जान करके एकजुट होकर के उनको अपना वोट और नोट दीजिए, जो आपके बच्चों की शिक्षा की बात करे। ये बिहार है, यहां कुछ नए नए बहरूपिया भी घूम रहे हैं जो कहते हैं कि 9वां फेल आदमी मुख्यमंत्री नहीं हो सकता और 4था फेल प्रधानमंत्री हो सकता है। मैं तो जानना चाहता हूं भाई, मैं कोई टिप्पणी नहीं कर रहा हूं। हमारे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की डिग्री क्या है भाई? इस देश के गृह मंत्री को लोग तड़ी पार क्यों कहते हैं? मैं जनरल नॉलेज का क्वेश्चन पूछ रहा हूं, बताइए भाई, गृह मंत्री तड़ी पार क्यों थे? देश के प्रधानमंत्री की डिग्री आज भी संदिग्ध क्यों है? मैं उसी दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर था जिसकी एंटायर पॉलिटिकल साइंस की डिग्री लेकर बोलते हैं, और जिस सन की डिग्री है उसका फॉन्ट जो है वो उस सन में पैदा ही नहीं हुआ था। क्या करें, नॉन बायोलॉजिकल प्राइम मिनिस्टर है ना, धरती पर पैदा थोड़े हुए, अवतार लिए। बताइए, ऐसे लोगों में डिग्री का सवाल यहां पूछा जा रहा है क्योंकि कुछ लोगों को प्लांट करके भेज दिया गया है। खटिया पर बैठने से जब रोका और जिसने खटिया पर बराबर बैठने का अधिकार दिलाया उसी को विलन बनाओ, उसी को चोर बनाओ। हीरा चोरी के आरोप में हमारे लोग जेल में हैं और हीरा चोरी के आरोपी देश पर राज कर रहे हैं और विदेश में बैठ करके मलाई खा रहे हैं और हमारे लोगों को बदनाम और अपमानित किया। हमारे उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव मुख्यमंत्री विदेश से पढ़ करके आए थे, 5 साल उत्तर प्रदेश में लैपटॉप बांटा, शिक्षा का काम किया, जाति नहीं देखी अखिलेश यादव ने, और जब मुख्यमंत्री पद से हटे तो उनका घर गंगाजल से धुलवाया। ये वही अपमान नहीं है जो अपमान इस देश के कमेरा लोगों ने सहा था। और नई पीढ़ी के नौजवानों, तुम में से बहुत सारे लोग होंगे यहां से जाते समय जितना मंदिर होगा वो में थोड़ा नमामि नमामि करते चले जाओगे। पुतरो मीट तो भतरो मीट ही तक नहीं चलता है। बताइए, ये भाई क्लियर लड़ाई है। धर्म मानो,
दिल में मान लो, दुकान में नहीं। धर्म दिल में है। आप पूजा करते हो, मैं आपको नहीं कहने वाला हूं कि पूजा छोड़ो, मैं आपसे केवल ये कहने आया हूं कलम और किताब पकड़ो, क्योंकि दूध में जब मट्ठा पड़ेगा तो अपने आप दूध फटेगा। हमको दूध फाड़ने की जरूरत नहीं है, हम विचारधारा आपके बीच में लेकर के आ रहे हैं, लेकिन धर्म के नाम पर दंगे से इस आग को बचाना होगा। मुसलमानों के खिलाफ जो आग लगाई जा रही है, एससी एसटी ओबीसी समुदाय के लोगों, मुसलमानों के सामने आपको एकजुटता के लिए खड़ा होना होगा। दलित समाज के ऊपर कोई अत्याचार हो तो ओबीसी समाज के लोगों को खड़ा होना होगा। अति पिछड़े समाज पर अत्याचार हो तो पिछड़े समाज के लोगों को खड़ा होना होगा, और किसान गरीबों पर अत्याचार हो तो जो ताकतवर है उनको खड़ा होना होगा। सुख में न खड़े हो पाना, दुख में जरूर खड़े होना, ये मैं आपसे निवेदन करके जा रहा हूं। और इसी एकजुटता की अपील के साथ औरंगाबाद के लोगों, जाते जाते प्रोफेसर की डायरी पढ़ना और सोचना, वोट और नोट गलत जगह गई तो आने वाली पीढ़ियां माफ नहीं करेंगी, याद रखना मेरी बात को। इसलिए वोट और नोट सही जगह डालना, इशारा समझदार को काफी है। मैं पूरे ओबीसी महासभा के आयोजन समिति का, आप सब सम्मानित जनता का, बड़े बूढ़े बुजुर्गों का, नौजवान साथियों का, माताओं बहनों का बहुत आभारी हूं। आपके दिए प्रेम ने हम जैसों को हिम्मत दी है कि दिल्ली में जाकर उन आतताइयों के सामने आंख में आंख डालकर बिरसा मुंडा के सपनों का भारत बनाने के लिए, बीपी मंडल के सपनों का भारत बनाने के लिए, जगदेव बाबू की शहादत को अधूरा छोड़ने की बजाय उस सपने को पूरा करने के लिए, कर्पूरी ठाकुर को, लालू प्रसाद यादव, मुलायम सिंह यादव के सपनों को, कांशी राम के सपनों को आगे बढ़ाते हुए दंगाइयों के खिलाफ आंख में आंख डाल करके सामाजिक न्याय की लड़ाई को लड़ेंगे, जीतेंगे। इसी उम्मीद के साथ, इंकलाब के साथ आप सबसे विदा लेते हैं। जय भीम, जय मंडल, संविधान जिंदाबाद, उल गुलाम जिंदाबाद, इंकलाब जिंदाबाद।